Nando! Wake up! He's opening his eyes. Nando. 12 अक्टूबर 1972 साउथ अमेरिका के मुल्क यूरुग्वाई के शहर मोंटेविडेयो से एक छोटा सा चार्टर्ड प्लेन टेक ऑफ करता है और ये प्लेन जा रहा है चिली के कैपिटल सांटियागो में और इसमें बैठे हैं रग्बी टीम के हट्टे कट्टे प्लेयर्स। टोटल में 45 पैसेंजर मौजूद हैं और प्लेयर्स के फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड भी साथ में आए हुए हैं। ये फ्लाइट ज्यादा लंबी नहीं होने वाली थी। आमतौर पर यूरुग्वाई से सांटियागो जाने में सिर्फ 3 घंटे लगते हैं और रास्ते में आती हैं एंडीज की खौफनाक बर्फीली पहाड़ियां। साउथ अमेरिका में मौजूद एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है और हिमालय के बाद सबसे बड़ी पहाड़ियां भी यहीं पाई जाती हैं। यही खूबसूरत पहाड़ियां प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स के लिए भयानक मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती है। 12 अक्टूबर के उस दिन पहाड़ियों में तूफान आता है जिसकी वजह से प्लेन आगे नहीं बढ़ पाता। पायलट डिसाइड करते हैं कि वो रास्ते में ही रुक जाएंगे और अगले दिन यहीं से सफर स्टार्ट करेंगे। अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में प्लेन को रात के लिए लैंड करा दिया जाता है। अब अगला दिन 13 अक्टूबर प्लेन दोबारा से टेक ऑफ करता है 2:18 पर। पायलट देखते हैं कि मौसम साफ है तो अगला 1 घंटा काफी सुहाना गुजरता है। 3:21 पर पायलट प्लेन को डिसेंड कराने लगते हैं क्योंकि ये प्लेन सांटियागो के काफी करीब पहुंच चुका था, लेकिन अभी भी पहाड़ियों में ही मौजूद था क्योंकि इस शहर के आसपास काफी ऊंची ऊंची पहाड़ियां मौजूद थी। नीचे उतरते टाइम प्लेन में खौफनाक टर्बुलेंस देखने को मिलता है और प्लेन तेजी से ऊपर नीचे हिलने लगता है। इसी दौरान आसपास काफी सारे बादल आ जाते हैं। चारों तरफ बादल ही बादल, कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक से प्लेन में अलार्म बजने लगते हैं और वार्निंग लाइट्स भी चमकने लगती हैं, जिसने पैसेंजर्स को परेशानी में डाल दिया। प्लेन में मौजूद रग्बी टीम के प्लेयर्स काफी बहादुर थे और वो इस टर्बुलेंस का मजाक उड़ाने लगते हैं। एक पैसेंजर विंडो से बाहर देखता है कि बादल जा चुके हैं, लेकिन वो ये भी नोटिस करता है कि प्लेन एक पहाड़ी के बहुत करीब है। जैसे ही प्लेन बादलों से बाहर आता है पायलट रियलाइज करते हैं कि सामने बहुत बड़ी बहुत करीब चट्टान है। पैनिक में आकर पायलट प्लेन को ऊपर की तरफ मोड़ने लगते हैं। एयरक्राफ्ट के ग्राउंड क्लूजन अलार्म बजने लगते हैं। पायलट मैक्सिमम पावर लगा देते हैं एल्टीट्यूड गेन करने के लिए, लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुकी। प्लेन का पीछे का हिस्सा पहाड़ी के साथ टकरा जाता है। ऊपर जाते वक्त प्लेन का रेयर पोर्शन हवाई जहाज से अलग हो जाता है और पीछे की 2 सीट लिटरली तौर पर उड़कर हवा में चली जाती हैं और इनमें 3 पैसेंजर भी हवा में उड़कर चले जाते हैं। कुछ सेकंड के लिए प्लेन ऊपर की तरफ जाने लगता है और फिर अचानक से नीचे गिरने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद प्लेन में एक और कोलिजन और प्लेन का लेफ्ट विंग भी टूट जाता है। कुछ और पैसेंजर बाहर हवा में उड़कर नीचे गिर जाते हैं। अब प्लेन का सिर्फ फ्रंट पोर्शन बाकी बचा था जो कि सीधा एक ग्लेशियर में जाकर टकराता है। ये ग्लेशियर पर 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से स्लाइड करता है और 700 मीटर दूर जाकर फाइनली एक आखिरी टकराव होता है। प्लेन में सब कुछ मुकम्मल तौर पर तहस-नहस होकर रह जाता है। प्लेन की सीट्स बेस से फटकर बाहर आ जाती हैं। प्लेन का कॉकपिट मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है और 2 पायलट फौरी तौर पर मारे जाते हैं। यह हवाई जहाज अब एंडीज की अनजान पहाड़ियों में 3570 मीटर की हाइट पर टूटा हुआ पड़ा है। हैरानगी की बात यह है कि इन 45 पैसेंजर में से अब भी 33 पैसेंजर जिंदा हैं। बस प्रॉब्लम की बात यह है कि बहुत से सर्वाइवर शदीद जख्मी हैं और कोई नहीं जानता कि ये लोग कहां पर मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये प्लेन अपने प्लान रूट से 80 किलोमीटर दूर भटक चुका था। ये सर्वाइवर की दर्दनाक कहानी दोस्तों अभी तो बस शुरू हुई है। ना ही उस वक्त वो लोग इमेजिन कर सकते थे और ना ही आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि इन सर्वाइवर के साथ आगे क्या हुआ।
ये दिल दहला देने वाली कहानी है यूरुग्वाई एयरफोर्स फ्लाइट 571 की। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। An old transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers were given up for dead. It became known as the miracle of the Andes. क्रैश के एकदम बाद दो पैसेंजर ऐसे थे जिन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी थी। पहले थे 19 साल के रोबिटो कनीसा और दूसरे थे गस्टीवो जर्बिनो। ये दोनों मेडिकल के स्टूडेंट भी थे। तो ये दोनों काम पर लग जाते हैं ये देखने के लिए कि कौन कौन जिंदा बचा है और कैसे जख्मियों की मदद की जा सकती है। ये देखते हैं कि कई पैसेंजर्स ऐसे हैं जिन्हें सीवियर इंजरीज हो चुकी हैं। इनमें से एक था 23 साल का फर्नांडो प्राडो, जो स्कल फ्रैक्चर की वजह से कोमा में जा चुका था। जितना इनसे हो सकता था ये दो मेडिकल के स्टूडेंट बचे सर्वाइवर की मदद करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ 1 घंटे के अंदर ही चिलियन एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को नोटिफिकेशन पहुंच जाती है और 4 हेलीकॉप्टर तैनात किए जाते हैं बचे सर्वाइवर को सर्च करने के लिए। सुबह से लेकर शाम तक ये ढूंढने की कोशिश करते हैं क्रैश साइट को, लेकिन अफसोस इन्हें कुछ नहीं मिलता। रेस्क्यू सर्विस के ऑफिसर रेडियो ट्रांसमिशन सुनने के बाद कंक्लूड करते हैं कि ये एयरक्राफ्ट बहुत ही रिमोट और इनएक्सेसिबल जगह पर क्रैश किया होगा। प्रॉब्लम ये थी कि हवाई जहाज व्हाइट कलर का था और एक ऐसी जगह पर क्रैश किया था जहां चारों तरफ स्नो और आइस ही मौजूद थी, जहां इसे ढूंढ पाना बहुत बहुत मुश्किल काम था। 13 अक्टूबर की उस रात बचे सर्वाइवर्स को उम्मीद थी कि किसी तरह ये रात गुजर जाए तो कल इन्हें कोई ना कोई ढूंढ ही लेगा, लेकिन अफसोस इस रात 5 और पैसेंजर जिंदा नहीं बचते। अब सर्वाइवर का नंबर 33 से कम होकर 28 रह गया था। ये जिंदा बचे लोग प्लेन की बची कुछ बॉडी को शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लगेज का सामान, सीट्स और बर्फ का इस्तेमाल करते हैं प्लेन के पीछे के हिस्से को ढांपने के लिए, ताकि अंदर वो गर्म रह सके। अगला दिन 14 अक्टूबर अर्जेंटीना, चिली, यूरुग्वाई के मुल्कों से 11 अलग अलग हवाई जहाज सर्च ऑपरेशन में लगते हैं। इन्होंने जो एरिया चूज किया था वो ठीक था। इस एरिया में ही ये क्रैश साइट भी मौजूद थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एयरक्राफ्ट इन्हें नहीं ढूंढ पाते। ये जिंदा बचे लोग डिसाइड करते हैं कि प्लेन के ऊपर लिपस्टिक की मदद से SOS लिखते हैं, लेकिन अफसोस इनके पास लिपस्टिक बहुत कम थी और ये जल्द ही इस बात को रियलाइज कर लेते हैं। ये बचे सर्वाइवर बैग की मदद से बर्फ के ऊपर एक्स बनाने की कोशिश करते हैं ताकि ये हवाई जहाज इन्हें ढूंढ सके, लेकिन अफसोस इनका ये फार्मूला भी काम नहीं आता। उस दिन 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हवाई जहाज इन्हें ऊपर उठते हुए नजर आते हैं। ये चिल्लाकर हाथ हिलाकर उन्हें बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं देख पाते। एक और दिन इसी तरह गुजर जाता है। अब अगला दिन 15 अक्टूबर ये बचे हुए लोग रियलाइज करते हैं कि इन्हें जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। एक सर्वाइवर फिटोस रोज नाम से पानी निकालने का तरीका ढूंढ लेते हैं। वो मेटल शीट्स का इस्तेमाल करते हैं सोलार कलेक्टर के तौर पर, ताकि सूरज की मदद से बर्फ को पिघलाकर पानी इकट्ठा किया जा सके। और ये लोग बूंद बूंद पानी इकट्ठा करते हैं वाइन की खाली बोतलों में। इसके साथ साथ पैसेंजर सीट पर लगी जो गद्दियां थी इन्हें स्नो शूज की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं और सीट्स कवर के वूल्स को इस्तेमाल करते हैं अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए। अगला दिन 16 अक्टूबर फर्नांडो प्राडो को होश आता है और उन्हें पता चलता है कि उनकी मां मारी जा चुकी है इस क्रैश में और उसकी बहन सीवियरली इंजर्ड है इस क्रैश की वजह से। वो अपनी बहन को जिंदा रखने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, उनके लिए खाना पानी लाते हैं, लेकिन जैसे ही दिन गुजरते गए फर्नांडो की बहन भी क्रैश के 8 दिन बाद सरवाइव नहीं कर पाती। इन हालात में सर्वाइवर्स के लिए परेशानी की बात स्नो ब्लाइंडनेस भी थी। जब सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्नो और बर्फ पर पड़ती है तो इससे आंखें डैमेज होती हैं, जिसे स्नो ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इन सर्वाइवर्स के पास स्नो ब्लाइंडनेस से बचने के लिए सिर्फ सनग्लासेस के 3 पेयर्स मौजूद थे। 21 अक्टूबर 8 दिन बाद सर्च एंड रेस्क्यू टीमें अपने हाथ खड़े कर देती हैं। उन्हें लगता है कि 8 दिन बाद इन सर्वाइवर का कुछ अता पता नहीं चला तो कोई फायदा नहीं सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखने का। तो 142 घंटों के बाद इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑफिशियली बंद कर दिया जाता है। इसी दौरान इन सर्वाइवर्स को एक रेडियो ट्रांजिस्टर भी मिलता है और एक सर्वाइवर रॉय हार्ली जो इलेक्ट्रॉनिक एंथुसियास्ट भी थे
वो इस रेडियो ट्रांजिस्टर को ऑन करने की कोशिश करते हैं। वो एक लंबा सा एंटीना इम्प्रोवाइज करते हैं और फाइनली वो इस रेडियो को ऑन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि इस रेडियो ट्रांजिस्टर के जरिए सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन ही हो सकता था, यानी आप दूसरी तरफ से आवाज तो सुन सकते हैं लेकिन अपनी आवाज दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। इस रेडियो ट्रांजिस्टर को सुनने के बाद इन्हें पता चलता है कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। बहुत से सर्वाइवर्स परेशान और दुआएं करने लगते हैं। इन सर्वाइवर्स में से एक सर्वाइवर ऐसा था जिसने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया था, रोबर्टो कनीसा। इन सर्वाइवर्स ने जिंदा रहने के लिए कुछ ऐसा किया जिसको सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। अगर आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। परेशान मत होइए, आप लोगों को ज्यादा सस्पेंस में नहीं रखूंगा। इस वीडियो का पार्ट 2 भी जल्दी रिलीज हो जाएगा।